गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा कोविड-19 से बचाव के लिए सभी सावधानियां ले रहे होंगे, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना तथा साबुन से अपने हाथों को बार बार धोना। आज 14 दिसंबर 2020 को हम करने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 67। आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पिछली वर्कशीट में हमने अलैंगिक जनन के विषय में पढ़ा था। आज हम अपनी इस वर्कशीट में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें दो जनकों से युग्मकों द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है। यहाँ युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है जो मिलकर नए जीव में विकसित होते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझ लो कि लैंगिक जनन के समय नर और मादा जीवों के जनन अंगों में जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट्स के गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है। फिर नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर नया जीव बनाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट है, लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। यानी कि लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीवों, एक नर और एक मादा, यानी एक मेल और फीमेल, इनके युग्मक मिलने से नया जीव बनता है। इसलिए विभिन्नता की संभावना अधिक होती है। इससे नए गुणों का संयोजन होने के कारण नई स्पीशीज़ की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लैंगिक जनन में नए गुणों का संयोजन होता है क्योंकि दो अलग अलग जीवों के गुण मिलते हैं तो उनके मिलने से नया जीव बनता है। इससे विभिन्नता आती है जो कि जैव विकास के लिए आवश्यक है। यानी लैंगिक जनन से विभिन्नता की संभावना बढ़ जाती है और यह विभिन्नता जैव विकास के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ आप लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी जो फूल वाले पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। आप सब जानते हैं बच्चों कि पौधों के जनन अंग फूल में पाए जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम फूल के भाग का चित्र देखेंगे और फूल के भागों के बारे में जानेंगे कि फूल के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग हैं फूल के। सबसे पहला फूल का भाग है, उसका नाम है बाह्यदल। दूसरा फूल का भाग है, उसे हम कहेंगे पंखुड़ी। ये जो रंगीन वाला हिस्सा है उसे हम पंखुड़ी कहेंगे। फिर उसके बाद तीसरा भाग आता है, उसे हम कहेंगे पुंकेसर। ये फूल का नर जनन अंग कहलाता है, पुंकेसर। उसके बाद चौथा भाग है, उसे हम कहेंगे स्त्री केसर। तो इस तरीके से बच्चों फूल की ये चार भाग हो गए। अब मैं आपको ये जो स्त्री केसर है ये हमारा मादा जनन अंग है, फूल का मादा जनन अंग है। अब मैं आपको जो है पुंकेसर और स्त्री केसर के भागों के नाम बताऊंगी। पुंकेसर के दो भाग हैं बेटा, एक होता है परागकोश और दूसरा होता है तंतु। अगर आप चित्र में इसको देखोगे तो परागकोश आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा है परागकोश है और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपका तंतु कहलाता है। परागकोश के अंदर बहुत सारी संख्या में परागकण बनते हैं। परागकण जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, परागकण हमारे नर युग्मक हैं जो कि हमारे परागकोश में बनेंगे। उसके बाद है स्त्री केसर। स्त्री केसर के भाग अगर आप देखेंगे बच्चों चित्र में तीन भाग हैं स्त्री केसर के, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको वर्तिकाग्र कहेंगे। नीचे वाला जो हिस्सा, वर्तिकाग्र हमारा चिपचिपा होता है। नीचे जो है वर्तिकाग्र के बाद नीचे वाला जो लंबा सा हिस्सा है इसे हम कहेंगे वर्तिका, और नीचे वाला जो हिस्सा है फूला हुआ होता है इसको हम कहेंगे अंडाशय। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड और बीजांड के अंदर होती हैं अंड कोशिकाएं जो कि हमारी मादा युग्मक कहलाती हैं। अंड कोशिकाएं जो होती हैं वो मादा युग्मक हैं। तो इस तरीके से फूल में हमारे नर युग्मक को हम कहते हैं परागकण और मादा युग्मक को हम कहते हैं अंड कोशिका। फूल जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एकलिंगी फूल और दूसरे होते हैं द्विलिंगी फूल। एकलिंगी फूल कौन से होते हैं, ऐसा फूल जिसमें या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक जनन अंग पाया जाएगा तो उसे ऐसे फूल को हम एकलिंगी फूल कहेंगे, जैसे कि पपीता और तरबूज। और जब फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर, जो फूल ऐसे होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही पाए जाते हैं एक साथ, तो उन्हें हम उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल कहते हैं, जैसे कि गुड़हल और सरसों। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हो पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है, यानी कि इसमें दोनों लिंग हैं, जो आपका नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। तो इसीलिए ऐसा ये जो फूल है हमारा गुड़हल का फूल है और ये उभयलिंगी फूल है।
आगे है आवृत बीजी के जननांग फूल में उपस्थित होते हैं, यानी जो फूल वाले पौधे हैं, आवृत बीजी होते हैं फूल वाले पौधे, उनके जननांग फूल में पाए जाते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जिसमें कि परागकण बनते हैं। स्त्री केसर फूल के केंद्र में उपस्थित होता है और यह फूल का मादा जननांग होता है। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, मध्य में लंबा वाला भाग है वर्तिका और शीर्ष वाला भाग जो होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, जो कि चिपचिपा होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताई है अभी। अंडाशय में बीजांड होते हैं और प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिका होती है, ये भी आपको मैं बता चुकी हूँ बच्चों। परागकण द्वारा उत्पादित युग्मक यानी परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। संलयित का मतलब होता है मिलना, यानी परागकण जो होते हैं वो अंड कोशिका से मिलते हैं और परागकण का अंड कोशिका से मिलना, इसको कहते हैं निषेचन। तो जनन कोशिकाओं के इस युग्मन को, युग्मन माने मिलना, तो ये जो दोनों युग्मक आपस में मिल रहे हैं इसको हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज जो होता है वो नए पौधे का विकास युग्मनज से ही होता है। तो युग्मनज में नए पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है। आगे है बच्चों, हम ये जानेंगे कि परागण क्या होता है। पराग कणों का पुंकेसर से स्त्री केसर की पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि परागकण जो होते हैं, निषेचन के लिए परागकणों का पुंकेसर से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जाना ज़रूरी होता है और इस क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है। ये कब हो सकता है बच्चों उसी फूल के वर्तिकाग्र पर? जब हमारे पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही फूल में हों, यानी कि फूल हमारा कैसा होगा? द्विलिंगी फूल। तो द्विलिंगी फूल जो होगा उसके अंदर स्वपरागण होगा। परंतु जब एक फूल के परागकण दूसरे फूल के तक पर स्थानांतरित होते हैं, यानी जब हमारा पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों अलग अलग फूलों में होंगे, यानी कि फूल हमारा जब एक लिंगी होता है उस समय एक लिंगी फूल में परपरागण होता है। नेक्स्ट है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? या तो हवा से होगा, यानी परागण जो है वो किसके माध्यम से होता है? या तो हवा से या पानी से या किसी प्राणी के द्वारा ये जो परागण है वो क्रिया संपन्न होती है। परागकणों की उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात, यानी जब परागकण सही जगह पर सही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तब नर युग्मक जो होता है उसको अंडाशय में स्थित मादा युग्मक, जिसे कि हम अंड कोशिका कह रहे हैं, तो पराग जो कण हैं वो वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद वो जो मादा युग्मक जो कि अंडाशय में है वहाँ तक उसका पहुंचना ज़रूरी है। अब वो वहाँ तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, इसके लिए जो परागकण होता है वो अंकुरित होता है। तो परागकण अंकुरित होकर उसमें से एक नलिका विकसित होती है जिसे हम पराग नलिका कहते हैं, और ये पराग नलिका वर्तिका में से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है और यहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। अब इसको आप यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि किस प्रकार से बताया जा रहा है। ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बच्चों, ये परागकण है, ये आपके यहाँ पर 2 परागकण हैं। इनमें से परागकण जो अंकुरित हो रहा है वो ये वाला परागकण है। ये वाला परागकण अंकुरित होता है, अंकुरित होकर इससे परागनलिका, ये परागनलिका है। तो ये इस तरह से ये परागनली बनी और ये परागनली जो है यहाँ पर किस में जाती है? यहाँ पर लंबी वर्तिका में से होती हुई यहाँ पर ये बीजांड के साथ मिल जाती है। तो बीजांड में बहुत सारी संख्या में अंड कोशिकाएँ हैं, तो अंड कोशिकाओं से जाकर ये जो परागनलिका है जाकर ये वहाँ पर मिल जाएगी और इसका संलयन हो जाएगा और यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? निषेचन होगा। तो निषेचन के बाद ये जो बीजांड है ये किस में बदल जाएगा? बीजांड के आसपास जो है एक कठोर आवरण बन जाता है। जब निषेचन पूरा हो जाता है तो बीजांड के आसपास कठोर आवरण बन जाता है और इसके अंदर किसका निर्माण होता है? इसके अंदर बीज का निर्माण होता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है बच्चा। ये देखिए, बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी ये जो बीजांड है उसके आसपास एक कठोर आवरण बन जाता है और उसके अंदर जो है बीज का निर्माण
होता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है। ये जो अंडाशय है आपका यहाँ पर, ये देखिए, ये जो अंडाशय है ये आपका बीजांड है। यहाँ पर ये आपका बीजांड है। जब निषेचन हो जाएगा तो बीजांड के आसपास एक कठोर आवरण बन जाएगा और इसके अंदर बीज बन जाएगा। और ये जो पूरा का पूरा अंडाशय है ये फल बनाता है। और फल के अंदर आपको पता है कोई भी फल आप खाते हैं, फल के अंदर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर बीज पाए जाते हैं। और बीज जो होता है उसके आसपास एक हार्ड सा कवर होता है, तो उसको बीज आवरण कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों अंडाशय बीज जो है हमारा फल में बदल जाता है और इसके अंदर बीज बन जाते हैं। और जो फूल के बाकी भाग हैं, यानी कि जो इसके बाह्यदल, पंखुड़ियाँ और ये सब जो भाग हैं इसके, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब जो हैं वो झड़ जाते हैं। और उसके बाद जो बीज है उससे नया पौधा बन जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारा। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। और इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंग केसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र ये मुरझाकर गिर जाते हैं। बीज से भावी पौधा या भ्रूण होता है। तो बीज के अंदर भावी पौधा यानी नया पौधा या भ्रूण की जो है अंदर उसके बीज में होता है। और उपयुक्त परिस्थितियों में बीज जो होता है वो नए पौधे में विकसित हो जाता है। और बीज के नए पौधे में विकसित होने को नवोद्भिद का मतलब होता है नया पौधा। और बीज से नया पौधे के बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम अंकुरन कहते हैं। इसके बाद बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है। आइए अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं इस वर्कशीट में। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर बच्चों आप वर्कशीट में यहाँ से देखकर लिखेंगे कि लैंगिक जनन किस प्रकार विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। यह है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लैंगिक जनन दो युग्मकों के संलयन से होता है। इसके परिणाम स्वरूप संतति में गुणों की विभिन्नता को बढ़ावा मिलता है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ये आपका। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो लैंगिक जनन क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए आपके ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आप देखेंगे। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। उसके बाद है यहाँ आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक लिंगी और द्विलिंगी फूल इनके उदाहरण देने आपको थर्ड क्वेश्चन में। तो ये आपके उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक लिंगी फूल जो है वो किस में होता है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीता और तरबूज। और उभयलिंगी फूल का उदाहरण है गुड़हल और सरसों। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्वपरागन और परपरागन में विभेदन करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे, ये देखेंगे बेटा, ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका स्वपरागन और परपरागन में अंतर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5, अंकुरन क्या है और बीज तथा फल कैसे बनते हैं। तो अंकुरन क्या है, अंकुरन की परिभाषा आपकी यहाँ पर देखेंगे, ये लिखी हुई है लास्ट वाले पॉइंट में। अंकुरन बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है। उपयुक्त परिस्थितियों में ये नवोद्भिद में विकसित हो जाता है और इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। ये अंकुरन की परिभाषा हो जाएगी। और बीज और फल कैसे बनते हैं, बीज जो है आपका बनता है बीजांड से और फल जो है वो किससे बनता है, अंडाशय से। इसका पूरा उत्तर आप लोग जो है यहाँ से देख कर लिखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर देख लेंगे, आपका यही चीज़ आपकी लिखी हुई है आगे। बीज में भावी पौधा या भ्रूण होता है जो कि उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरन कहते हैं। बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आप सबको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों।